ईडी हाई प्रोफाइल केसेस में अपनी छापेमारी को लेकर फिर सुर्खियों में है। ईडी एक हफ्ते के अंदर बंगाल की ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी से 50 करोड़ से अधिक कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर चुकी है। ईडी की छापेमारी के बाद अर्पिता के घर से बरामद नोटों के ढेरों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी। नोटों के बंडलों को देखकर आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर इतने पैसों का होगा क्या। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये पैसों का क्या होता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियां जो पैसा जब्त करती हैं उसका होता क्या है। कि सबके जहन में सवाल आता है कि इतनी अकूत संपत्ति कई जगहों पर मिलती है, फिर बाद में इस पैसे का क्या किया जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या अन्य आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ, छापेमारी करने और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। इसके विषय में हमने आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई है कि ईडी कैसे काम करती है, ईडी को क्यों बनाया गया था, उसके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं। ये एजेंसियां जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर अदालत के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है, इसमें कई चरण होते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की और कई जानकारियां आपके लिए जुटाई। इसमें जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी मामले की जांच के लिए छापा मारने का अधिकार होता है। इन एजेंसियों को जांच करने का जो अधिकार होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक गिरफ्तारी और पूछताछ। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि ईडी बिना कारण बताए गिरफ्तारी कर सकती। संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई, पहले पूछताछ और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। और इसके अलावा एक दूसरी बात यह होती है कि उससे संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए छापेमारी भी ईडी करती है। जैसे कि अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं, कई ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आप सुनते हैं। जांच एजेंसियां जो छापे मारती हैं वो अलग अलग सूचनाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक आरोपी के यहां एक ही बार छापा मारा जाए, बल्कि छापेमारी कई चरणों में हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर ईडी की बात करें तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए, हमने आपको पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी है। पीएमएलए 2002 के तहत अगर कस्टम डिपार्टमेंट है तो कस्टम एक्ट के तहत, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है। जांच एजेंसी जिस कानून के तहत काम करती हैं उसी के तहत उसे छापा मारने, जब्त करने और जब्त सामान को मालखाने या भंडार घर में जमा करने का अधिकार होता है। छापे में कई चीजें बरामद हो सकती हैं, इनमें पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश और अन्य कीमती सामान जिनकी तस्वीरें आप खूब वायरल होते हुए देखते हैं। सोने चांदी के गहने मिलते हैं, ढेर मिलता है नोटों का। ये सारी चीजें जब्त होती हैं और भंडार घर में जाती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि छापेमारी में जब्त की गई चीजों का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, जांच अधिकारी जो होता है, वो बनाता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी हस्ताक्षर लिए जाते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्ती का सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है, यानी कि केस से संबंधित प्रॉपर्टी इसको माना जाता है। और जब भी इस पर सुनवाई होती है, कोर्ट में मामला जाता है, तो वहां पर इसे सबूतों के आधार पर रखा जाता है, तो ये केस प्रॉपर्टी माना जाता है। सबसे पहले जब्त किए गए पैसे या कैश का पंचनामा बनाया जाता है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि होता क्या है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200 के, 500 के, 100 के या अन्य किस्म के नोट जब्त किए गए हैं, 2000 के कितने नोट जब्त किए गए हैं, उनकी डिटेलिंग लिखी जाती है। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान होते हैं या कुछ लिखा होता है या लिफाफे में होते हैं तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाए। उदाहरण के लिए, एक गड्डी पर एकनाथ शिंदे का नाम लिखा हो। संजय राउत के यहां से जो गड्डी बरामद हुई है और उसको लिखा 10 लाख रुपए की गड्डी है, उस पर लिखा है एकनाथ शिंदे अयोध्या। अब ये जो है बड़ा गंभीर चर्चा का विषय महाराष्ट्र की राजनीति में बना हुआ है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट का ये कहना है कि ये चाल भी हो सकती है, बहुत चालाक है संजय राउत, उन्होंने फंसाने के लिए ऐसा किया हो। इस सब की भी जांच पड़ताल होती है, लेकिन इन छोटे छोटे सुरागों को बहुत अहम माना जाता है कि नोट पर क्या लिखा गया है, किसे देना था या फिर किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल होना था, जैसी चीजों में ये काम आते हैं। ये जो नोट पर लिखे होते हैं, इसलिए इनको अलग से रखा जाता है।
एक्सपर्ट्स हमें यह भी जानकारी देते हैं कि बाकी पैसों को बैंकों में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है। कई बार कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास रखती है। किस तरह का पैसा हो सकता है उसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि कहां ये पैसा कहां जा रहा था, और अगर वो केस में सबूतों के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको रखा जा सकता है। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि चल अचल संपत्ति अलग अलग इस पर बात होती है, छापेमारी की जाती है। जिस तरह से कि पार्थ चटर्जी की बात की जाए तो अलग अलग प्लॉट्स को लेकर नाम आ रहा है, और इसी तरीके से उनकी सहयोगी जो है अर्पिता मुखर्जी, उनको लेकर भी, उनके प्लॉट्स को लेकर भी कई खबरें आपने सुनी होगी। ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार होता है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में ले लेती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि जब ईडी किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है इस संपत्ति की खरीद बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हालांकि कई मामलों में घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने पर उनके इस्तेमाल को लेकर छूट भी दी जाती है। जैसे कि ईडी 180 दिनों के लिए किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, यानी अगर हम देखें महीनों के हिसाब से तो करीब 6 महीने के लिए ईडी किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी अधिकतम 180 दिन यानी 6 महीने के लिए किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है। अगर तब तक ईडी संपत्ति अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती है तो 180 दिन बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाएगी, यानी वो अटैच नहीं रह जाएगी। अगर ईडी 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है, यानी गलत तरीके से संपत्ति हासिल की गई है, इसके प्रॉपर पेपर नहीं है या फिर इसमें कोई भी धांधली पाई जाती है तो इसके बाद आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपर की अदालतों में अपील करने के लिए 45 दिन का समय भी मिलता है। ईडी की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है, ऐसे में हमें लगा कि हमें आपको बताना चाहिए कि ईडी किस तरह से कार्रवाई करती है। और एक बहुत बड़ा सवाल दर्शकों के मन में भी आता है, वो कई बार हमारे वीडियोस पर ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर इस पैसे का होता क्या है। आपके जहन में भी कई बार ये सवाल आता होगा कि ईडी इतनी अकूत संपत्ति जो जब्त होती है उसका करती क्या है, वो कहाँ जाता है, किस तरह से उस पर कार्रवाई होती है। तो यदि पूरा मामला जो आरोप सही सिद्ध होते हैं, जो कार्रवाई चल रही है वो सही सिद्ध होती है तो फिर ये सरकारी संपत्ति हो जाती है, वरना ये फिर जो आरोपी बने होते हैं इस मामले के दौरान और जब वो बरी हो जाते हैं या आरोपों से मुक्त हो जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी उनको दे दी जाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।